गबन पार्ट 11। आइए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ, जब उनको ये पता चला कि मेरा बेटा नौकरी पा गया है, बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा, चेतेगा मतलब इतनी जल्दी बुद्धि आ जाएगी, इसकी उन्हें आशा नहीं थी। बोले, बेटा जगह तो तुम्हारी अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उद्देश्य है कि पराये पैसे को हराम समझना। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत दिया कि अगर कोई घूस वूस दे या किसी का पैसा हड़पने हथियाने के बारे में मत सोचना, ईमानदारी से काम करना। रमा के जी में आया कि वो साफ साफ ये कह दे, अपना उपदेश आप अपने पास ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। मगर इतना बेहया तो था नहीं कि अपने पापा को ऐसी बात बोलेगा। दयानाथ ने फिर कहा, लेकिन बेटा यह पोजीशन तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिल रहे हैं? तब रमानाथ रमानाथ ने तो झूठ कहा था। रमानाथ ने अपनी बात के ऊपर कवरिंग करते हुए कहा, नए आदमियों को पूरा वेतन कैसे देते बाबूजी? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ बोले, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए कुछ रुपए बच गए थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिया। वह साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, और फिर ये महाजन लोग जो आते थे ना काम करने के लिए, उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था कि अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को कोई एक पैसा काफी समझता होगा, मतलब सड़क पे अगर कोई चौकीदार खड़ा है, उससे कोई काम करवाना है तो एक पैसा देने से भी चलेगा, एक पैसा भी ज्यादा है उसके लिए। लेकिन उसकी जगह अगर सार्जेंट खड़ा हो चौकीदारी में, बड़ा ऑफिसर, तो किसी का हिम्मत पड़ेगा एक पैसा दिखाने का? फटेहाल भिखारी ये दूसरा उदाहरण है। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, एक चुटकी दे दोगे चलेगा। लेकिन गेरुए रंग में रेशम धारण करके आने जाने वाला कोई बाबा जी रहेगा तो लजाते लजाते भी उसको 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये भेष और भिक्षा, इन दोनों का सनातन से मित्रता है, बहुत पुराने समय से दोस्ती है। जैसी भेष रखोगे वैसा ही भिक्षा मिलेगा। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा, एक बरामदे में फटी हुई मैली दर्री पर इसके पोजीशन पर काम कर रहे थे ना जो पहले से मियाँ मुसलमान, वो बैठे हुए थे, एक संदूक लेकर के रजिस्टर फैलाए हुए बैठे थे। व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर के खड़े थे। सामने गाड़ियों ठेलों इक्कों का बाजार लगा हुआ है। यही काम था मियाँ का। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे थे। मियाँ मेरा पहले करो, पहले मेरा कर दो, पहले मेरा कर दो। और इसी के लिए वो मियाँ सबसे घूस लेते थे एक पैसे का। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है तो कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी हो रही है। लाइन में सब खड़े हैं भीड़ मचाकर। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा था। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक लगा। सीधे रमेश बाबू के पास जाकर बोला, रमेश बाबू, क्या आप मुझे इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कुर्सी भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दे दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने ना आवे। रमेश बाबू ने मुस्कुराया इसलिए क्योंकि उनको पता था कि बेटा अभी पहले दिन आए हो ना, कुछ दिन के बाद आदत पड़ जाएगी। और फिर कुर्सी मेज भिजवा दिए। रमा शान से बैठा। बूढ़े मुंशी उसकी यह उच्च श्रृंखला पर दिल में हंस रहे थे। इसके पहले जिस उस पोजीशन पर जो मुंशी जी थे, मियाँ थे, वो रमाकांत को इस तरह से देख करके मुस्कुराने लगे दिल ही दिल में। समझ गए वो, अभी नया जोश है, नई सनक है। खैर उन्होंने चार्ज दे दिया अपने काम का। और चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था और ये भी बता देना था कि कौन से सामान पर कितना हिसाब से कितना चुंगी लगता है। चुंगी मतलब टैक्स। इसकी छपी हुई एक तालिका यानी एक रिसिप्ट मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद से ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। और दुख क्यों ना हो, इस जगह पर वह 30 साल से बराबर बैठते चले आ रहे थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन कमाया, यश कमाया जिंदगी में, तो दुख तो होगा ही।
चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ सीढ़ी के जीने के नीचे तक गया। खान साहब को इस नौजवान की नम्रता नम्रता मतलब इसका पोलाइटनेस से बहुत खुश हुए। वो मुस्कुरा कर बोले, हर बिल्टी मतलब हर रसीद पर एक आना बंधा हुआ है, एक आना मिलता है कमीशन। ये खुली हुई बात है, सभी जानते हैं, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं मगर रस्म मत बिगाड़िएगा, एक आने से ज्यादा मत बढ़ाइएगा कमीशन, क्योंकि एक बार रस्म टूट जाती है ना तो फिर उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपए महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। यह मतलब कौन? रमेश बाबू। रमा ने उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा, रमा ने, बड़ा गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है साहब, मगर फिर इसी में मजा आएगा आपको। खान साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबर वार आवे। नंबर वार मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर। एक कागज पर सबके नाम नंबर वार लिख लिया करो। रमा ने चपरासी को यह सुझाव दिया कि एक कागज लो, सबका नंबर लिखो, 1 2 3 4, उसके सामने उसका नाम और एक एक करके बुलाओ। ये बात सुनकर एक बनिया था वहां, 2 घंटे से खड़ा था, बहुत खुश हो गया। उसने बोला, हाँ सरकार, यही बहुत अच्छा होगा। रमानाथ ने कहा, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाला शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले वाला खड़े खड़े मुंह ताकता रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, हाँ, यह इंतजाम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। भब्बड़ मतलब भेड़म भाड़। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। पहले दिन इतना कंट्रोल बहुत काफी था उसके लिए। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। वणिक समाज मतलब व्यापार समाज, बिजनेस वर्ल्ड, काफी उसका नाम होने लगा। उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी, काफी प्रशंसा होने लगा। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में नहीं मिली होगी जितना उसको आज मिला। 2 4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खान साहब को ख्वाब में भी ना सूझी थी। रमा को कुछ ही दिनों में पता चल गया, माल की तौल, माल की गिनती और माल की परख, जो भी माल वहां आता था उसमें कितनी धांधली थी, मतलब कितना धोखेबाजी, जिसकी कोई हद नहीं है। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं मतलब पचा जाते हैं हेरा फेरी करके, तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए। वो मनी मन में सोच लिया, हम तो भाई एक आना कमीशन नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे, बहुत यहाँ उल्टा पुल्टा गोलमाल है। इतना गोलमाल को ढकने के लिए एक ही पैसा क्यों, हर बिल्टी पे हमारा जितना मर्जी रहेगा उतना कमीशन लेंगे, जिसमें आधा आना चपरासी का होगा। एक आना हम लेंगे और आधा आना चपरासी को दे देंगे। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। सोचने लगा, यह अवसर वह क्यों छोड़ेगा, विशेषकर जब बड़े बाबू मेरे दोस्त हैं तो। बड़े बाबू मतलब कौन? रमेश बाबू। रमेश बाबू इस नए रंगरूट मतलब ये नया नौजवान, उसकी काम करने की शैली पर मुग्ध हो गए। उसके पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो। कायदे मतलब नियम कानून के अंदर, जो चाहोगे करोगे, तुम पर आंच तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट पान, सूखी कलम मतलब इसके पहले सूखे सूखे सिर्फ लोग लिखते थे, अब लिखने के साथ साथ उनको सिगरेट मिलता था, पान मिलता था, चाय मिलता था, मिठाई उठाई खिलाने का इंतजाम कर दिया रमा ने। सब लोग जब जिसका जो मर्जी होता था खाने पीने का, एंजॉय करने का, सब चले आते थे रमा के पास। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते थे। सारे दफ्तर में रमा की खूब प्रशंसा होने लगी। पैसे को तो वह एकदम मामूली चीज समझता था। क्या दिल है, वाह वाह वाह, सभी लोग बोलते थे। जैसा दिल है वैसी जुबान भी है, जो एक बार बोल देता था वही करता था। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का पूछना ही क्या। अब बाबू लोग मतलब क्लर्क, अब बाबुओं का अगर ये हाल था तो सोचो चपरासियों को कितना टिप्स देता था वो। मुहर्रिरों, जो लिखा पढ़ी का और काम करने वाले, मुंशी मुंशी,
सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। बिना दामों मतलब कोई कुछ लेता नहीं था रमा से, लेकिन सब उसकी गुलामी करने लगे। खिलाने पिलाने में इतना ताकत होता है। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे धकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी। कहने का मतलब कि जहाँ ड्राइवर तक फटकार दिया करता था आ करके किसको, पुराने वाले मियाँ को, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे धकेल दिया करता था रमा। रमानाथ की तो तूती बोलने लगी। वहां तूती बोलना मतलब ये मुहावरा है, काफी उसका नाम हो गया। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी ना हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई लड़कियां जालपा के साथ कजली खेलने आई। कजली मतलब झूले पे बैठकर वो झूला झूलते हैं। मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर भादो आया। भादो में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू दोनों को बुलावा आया। रामेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की। और उसका यह एकांत प्रेम मतलब अकेलेपन से प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। अब वो अकेले से इतना प्रेम करने लगी कि उसके व्यवहार में काफी उत्तेजना आ गया था। मतलब बात बात पे गुस्सा हो जाती थी। और इससे भी ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूचीपत्र था। उसका ये जो एक्साइटमेंट था उससे भी पुराना एक्साइटमेंट था उसका वो लिफलेट, सूचीपत्र, जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। गहनों का लिफलेट था। उसमें तरह तरह के सुंदर गहनों के नमूने बने हुए थे और उनके दाम भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में बैठ करके वह लिफलेट लेकर बड़े ध्यान से देखा करती थी। रमा को देखते ही वह उस लिफलेट को छिपा देती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। वो जानती थी कि अभी हम क्या दिखलाएं कि मेरी क्या कामना है, इसमें से क्या क्या खरीदना चाहते हैं। और बोल भी देंगे तो वो इतनी जल्दी तो मेरा पति खरीद नहीं पाएगा, तो बेकार में मेरा मजाक उड़ जाएगा। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया। कोई उत्तर नहीं दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी न घबराता रहा होगा? जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में काली लगती अगर मैं जाती तो? बोलने का मतलब मेरे पास पहन के जाने के लिए कोई गहने तो थे नहीं। पहन के जाती तो तुम्हारे मुंह में काला लगता कि देखो आ गई रमा की बीवी, एक भी गहने नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी के मुंह में काला लगता। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया था। रोष, रोष यानी गुस्सा। गुस्से का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया था। अगर उन लोगों के सीने में दिल होता तो क्या जाने से इनकार न कर देते, ये सोच के कि बहू नहीं जा रही है हम लोग क्यों जाएं, चलो हम लोग भी घर पे रहते हैं। रमा ने जब ये बात सुना तो उसको थोड़ा सा लज्जा आया। लज्जित होकर के बोला, खैर कालिख लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर तो है नहीं, कौर मतलब निवाला, कि उठाया और गप से खा लिया। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भाषित हुआ मतलब ऐसा आभास हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है। उसको ऐसा लगने लगा, चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, तो इसको डाउट होने लगा कहीं उसको पता तो नहीं चल गया है कि मैं ही चोर हूँ। और वह केवल संकोच के कारण उसे खोल कर नहीं कह रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद इसे सब कुछ पता है लेकिन संकोच में बोल नहीं रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आ गई, रमानाथ को, जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। जैसे ये चोरी करने गया था उसको सपना आया था कि कोई मेरा गहना चुरा कर भाग रहा है। वह दृष्टि वाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ है। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं। मगर ये कुछ बोलती क्यों नहीं? रमानाथ सोचा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा है बेमतलब का। ये बस ऐसे ही गुस्सा दिखला रही है। खैर ये चुप क्यों है, सोचने लगा। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का डाउट्स मिटाने के लिए और जालपा के मन की गहराई को जानने के लिए रमा ने एक डुबकी मारा अपने शब्दों के जरिए और बोला,
यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा अपने आंखों में आंसू भर कर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूं। भाग्य में जो लिखा था वह हो गया, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उसके दिन नहीं कटेंगे क्या। इस वाक्य ने रमा का डाउट तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र दर्द छिपा हुआ था वह उससे छिपा नहीं रहा। दर्द को महसूस कर लिया रमा ने। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपए से अधिक इकट्ठा नहीं कर सका। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ खर्च करना पड़ता था। बिना खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चलेगा। अब तुम अकेले कमीशन उठा के एंजॉय करोगे और बाकी सब लोग देखेंगे तुम्हारा मुंह, ऐसा तो चलेगा नहीं। तब सब लोग पीछे पड़ जाएंगे तुमको उस जगह से हटाने के लिए। मुफ्त का धन अकेले तो हजम कर नहीं सकते, वो ये बात अच्छी तरह जानता था। और वो कहीं भी पैसा जो कमाता था उसको अपने ऊपर बाहर कहीं खर्च करता नहीं था। चालाक बिजनेसमैन की तरह कुछ खर्च करता था, और वो भी इसीलिए ताकि सबका मुंह बंद रहे और मैं कमीशन मार सकूं। आश्वासन देते हुए उसने अपनी पत्नी को बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज जरूर बन जाएगी। जालपा बोली, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? उसको ऐसा महसूस होने लगा कि 3 महीने हो गए मैंने कभी चर्चा किया नहीं। जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था? कुछ तो बोलना चाहिए था भाई, कि हाँ बनवा देंगे, इंतजार कर रही हो, मुझे पता है। मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते हैं? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दे तो? यह संभव है बहाना करके टाल दें। फिर उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी। व्यर्थ में इंसल्ट हो जाएगा। फजीहती मतलब इंसल्ट। लज्जित होना पड़ेगा फिर। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। ये सब उसने सोचा। सहसा उसके मन में आया, अचानक उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं। अच्छा, देखता हूँ क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ के वादे, सर्राफ जानते हो ना, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, तो अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ के वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जो सर्राफ जो डांटना बोलना रहेगा, गाली देना रहेगा, हमको देगा, घर में तो नहीं आएगा। बाहर बाहर सह लेंगे और क्या, धीरे धीरे चुका देंगे। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उससे कितनी फिक्र है, और ऐसा करके मैं ये दिखा दूंगा कि भाई हमको बहुत फिक्र हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से बनवा दिया। तो उसने बोला पत्नी से, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ बोला, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी शराब से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? जालपा की आंखें खुल गई। बड़ा अजीब सा कठोर प्रश्न था ये। किसी मेहमान से अगर ऐसा पूछा जाए, कहिए आपके लिए भोजन लाऊं, तो ये कितना बड़ा अपमान है बोलिए तो। इसका तो यही आशय है कि वो उस मेहमान को खिलाना नहीं चाहते हैं और पूछ रहे हैं, खाना ले आऊं? रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख दे। महिलाएं ऐसा चाहती हैं। उसके बार बार पूछने पर भी यही करना चाहिए था कि दाम देकर आया हूं, तब वह अलबत्ता खुश होती। भले ही वो बार बार कह रही थी कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। उसके मन में क्या था कि डायरेक्ट ये जाए खरीद के लेके आए, सामने रख दे। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो कहने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं।
रमानाथ बोला, नहीं यह बात नहीं है, इसमें क्या हर्ज है कि किसी शराब से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, मैं वैश्या नहीं हूँ। वैश्या इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं, कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना दाम ले लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के भी रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती हैं। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि ये जगह जो तुम पाए हो नौकरी के लिए बड़ी आमदनी वाला है। मुझे तो कोई खास बचत दिखाई नहीं दे रहा है। रमानाथ ने बोला, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए। अहलकार मतलब इतने बड़े बड़े वहां पे लोग बैठे हैं, ठेकेदार, कि अगर उनको ना खिलाएं तो हम खुद ना कमा पाए। अब उनसे बचे तब ना। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी तब जाके प्रसाद मिलेगा। कहने का मतलब, सबको पहले चढ़ावा दो, खिलाओ पिलाओ, तब हमको थोड़ा मिलेगा, बचत होगा। जालपा कहती है, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे गहने। रमानाथ बोला, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा भाई। जालपा खूब खुश होकर बोली, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ बोला, इसका उपाय तो मेरे पास है। वैसे तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। जालपा अब अपने इस झूठे कंट्रोल को छिपा नहीं सकी। फटाफट अलमारी के अंदर से वो लीफलेट लेकर आई गहनों का और दिखाने लगी। मानो सोना, ऐसा लग रहा था जैसे सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार भी सामने बैठा हुआ है और बस डिजाइन बताना है कि मुझे ये पसंद है और तुरंत बन जाएगा। उसने सूची की 2 डिजाइन पसंद करके बता दी। दोनों वास्तव में बहुत ही अच्छे और सुंदर डिजाइन थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था और दूसरा वाला 800 रुपए का था। रमानाथ बोला, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी ना सके, मगर कल मैं सर्राफे की सैर करूंगा। सर्राफे मतलब सर्राफा बाजार जहाँ है सोना चांदी का, वहां सैर करूंगा, जाऊंगा पता लगाने। जालपा ने पुस्तक बंद करके करुण स्वर में कहा, दुख भरे स्वर में, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। "हम्म, बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़ बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। यहीं पर चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। बाकी का नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।